हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम लाए आपकी समस्या का समाधान मात्र सिर्फ एक वीडियो में। और चलिए करते हैं प्रारंभ अपना अंतिम प्रहार। चलिए बेटा, करते हैं प्रश्न की शुरुआत। असहयोग आंदोलन चलाने कारण और स्थगित करने के आपको कारण बताने क्यों असहयोग आंदोलन शुरू किया था और असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग का मतलब क्या है? असहयोग का मतलब है कि हम क्या है बेटा, सहयोग नहीं करेंगे। बेटा किसका सहयोग नहीं करेंगे? बेटा हम ब्रिटिशों का सहयोग नहीं करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा ये हमारे ऊपर क्या करते बेटा, अत्याचार कर रहे थे। और अत्याचार की क्या होती है बेटा, एक सीमा होती है और उन्होंने क्या कर दिया, इस सीमा का उल्लंघन कर दिया था। और अब हमने ठान लिया था क्या कि अब हमारे को क्या है बेटा, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। बेटा 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी क्या है बेटा, भारत में आते हैं। और इस दिन को हम क्या है बेटा, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। चलिए बेटा आगे शुरुआत करते हैं। बेटा एक साल तक गांधी जी ने भारत का क्या किया, दौरा किया। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में क्या किया बेटा, भ्रमण किया। और भ्रमण के बाद स्थिति जानी और स्थिति परखने के बाद गांधी जी ने क्या बेटा, भारत की स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या है बेटा, अपना योगदान दिया। और गांधी ने एक के बाद क्या है बेटा, आंदोलन चलाए। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन, इन सब आंदोलन से गांधी जी को क्या मिली बेटा, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। और इसी प्रकार गांधी जी ने एक आंदोलन और स्टार्ट किया, और जिस आंदोलन नाम क्या बेटा, असहयोग आंदोलन। चलिए बात करते हैं असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था। 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था, आपको पता है बेटा। और इस विश्व युद्ध में क्या है बेटा, भारत को ये कहा गया था, आप ब्रिटेन ने ये कहा था कि आप हमारी तरफ से लड़िए और हम विजयी हो जाते हैं तो बदले में क्या है, हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। पर हमारी स्वतंत्रता की मिठाई में क्या है बेटा, इन्होंने कड़वापन ला दिया। कहने का मतलब है इन्होंने हमारे को आजादी नहीं दी, अपने क्या है बेटा, वादे से क्या है, मुकर गए, दगाबाज। असहयोग आंदोलन बेटा 1920 में चला था। असहयोग आंदोलन चलाने के कारण रोलेट एक्ट, बेटा हमारे को इन्होंने कहा, क्या कहा था बेटा, आजादी मिलेगी। बेटा आजादी तो नहीं मिली, और ऊपर से क्या है बेटा, जले पे इन्होंने हमारे क्या लगा दिया, नमक छिड़क दिया। कहने का तात्पर्य ये बेटा, 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हमारे को लगा कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे को आजादी मिलेगी गांधी बाबा के राज में। किंतु ऐसा ना हुआ, सपने सपने बन के रह गए। और बदले में क्या है बेटा, इन्होंने एक एक्ट लाया जो क्या था बेटा, काला कानून था। कौन सा एक्ट लाया? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अंदर ये था बेटा, शक के आधार पे क्या कर लो बेटा, गिरफ्तार कर लो। और जिसके अंदर क्या है बेटा, बहुत बड़ी घटना घटित होती है। रोलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी की अध्यक्षता में पारित किया गया था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट के तहत प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और शक के आधार पर लोगों को जेल में बंदी बना देता। इसका मुख्य उद्देश्य आंदोलन को दबाना था। जो भी हमारे क्रांतिकारी क्या है बेटा, आंदोलन चला रहे थे, आजादी की मांग करते, उनकी आजादी की मांग को दबाने के लिए क्या है बेटा, ये प्रयास किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बेटा 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण तरीके से अपने क्या कर रहे थे बेटा, बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। किंतु एक ऐसी अफवाह फैला दी जाती है कि षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस षड्यंत्र की अफवाह जब ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी को पहुंचती है तो वो क्या करता है बेटा, गोली चलाने का आदेश दे देता है। और इसका नाम क्या था बेटा, डायन, जनरल डायर। ठीक है बेटा, याद कर सकते हो उसका नाम, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। डायन से याद कर लो, डायन डायन थी एकदम, पर था वो। ठीक है, और ये बेटा किसने दिया था, जनरल डायर ने आदेश दिया था कि गोली चलाने का आदेश बेटा किसने दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जनरल डायर ने। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में सालाना बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। और जनरल डायर ने सैनिकों को कहकर बाग में अंधाधुंध फायर करने का आदेश दे दिया और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने पर क्या हो गए बेटा, मजबूर हो गए। और इस घटना में क्या है, जो निर्दोष लोग थे वो भी क्या है बेटा, मारे गए। बेटा एग्जिट और एंट्री गेट एक ही था। और एंट्री गेट पे ही क्या है बेटा, सिपाही खड़े हुए बंदूक लेके। और बेटा हमारे भारत के लोगों ने क्या करा बेटा, जो स्वतंत्र सेनानी कह लो बेटा इनको, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी आजादी के लिए क्या कर दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। इन्होंने क्या करा बेटा, अंग्रेजों की गोली खाने से बढ़िया है क्या कि हम अपने खुद प्राण
त्याग दिए। और बेटा वहां पर जो कुआं था, लोग बागों ने क्या अपने प्राण कुएं में गिर गिर के क्या कर दिए, त्याग दिए, अंग्रेजों की गोली खाने से बढ़िया। और इस समय बेटा एक व्यक्ति था जो क्या बेटा ये घटना को देखता है, और उसका नाम था बेटा उधम सिंह। और उधम सिंह इस चीज का क्या लेता है बेटा आगे जाके बदला लेता है। पूर्ण स्वराज की मांग बेटा दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और बेटा हमने पूर्ण स्वराज आपको पता है बेटा कब पारित किया था, 1929 में पारित किया था। कब किया था बेटा, लाहौर अधिवेशन में किया था। कब किया था, लाहौर अधिवेशन में। से क्या कहा था, हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं, अब हमारे को पूरी अगर चाहिए बेटा, हमारे को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अंग्रेजों की दमनकारी नीति। असहयोग आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों की दमनकारी नीति और कार्यों के खिलाफ विरोध के लिए की गई थी। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानून, ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर शोषण करती थी। बेटा जो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां थी उनका विरोध करने के लिए क्या है बेटा, इस आंदोलन का हमने प्रारंभ किया था। चलिए बेटा आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण बेटा पहले बात करें थे, असहयोग आंदोलन जब चला था बेटा, इसके अंदर भारत के लोगों ने क्या क्या किया था बेटा, जो वकील है वकालत करने नहीं जाएंगे, जो विद्यार्थी है वो स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, आप क्या क्या करना है बेटा, पूरी तरह से हमारे को क्या करना है बेटा, बहिष्कार करना है। हमने विदेशी वस्तुओं का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। ठीक है, पूरी तरह से क्या हमने अंग्रेजों का बहिष्कार कर दिया। ये आंदोलन बहुत अच्छी तरह से चला था और ऐसा लग रहा था कि अब हमारे को स्वतंत्रता जल्दी मिलने वाली है। पर बेटा अंग्रेज आसान शांति से तो बैठने वाले थे नहीं बेटा। एक घटना ऐसी घटित होती है कि आराम से हमारे भारत के लोग कहते हैं बेटा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए जा रहे थे, रैली करते हुए। आपको पता है बेटा गांधी जी कहते बेटा अहिंसावादी थे। गांधी जी ने साफ कहा था कि अगर आंदोलन के अंदर किसी प्रकार की हिंसा होती है, क्या कहा था गांधी ने, अगर किसी प्रकार की हिंसा होती है तो आंदोलन को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। तो बेटा एक जगह थी चोरी चोरा नामक, बेटा वहां पर क्या है बेटा, हमारे जो सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी है बेटा, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च करते हुए जा रहे थे। पर अंग्रेजों ने क्या करा बेटा, प्रोवोक किया। आप सोचो बेटा, कोई हमारे भारत माता को गाली बके, हमारे भारत को गाली बके, तो हम क्या सहन कर पाएंगे, नहीं। तो हमने क्या है बेटा, जो उस समय क्रांतिकारी थे वो भी सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने क्या कर दिया बेटा, पुलिस चौकी में आग लगा दी। और जिसके अंदर क्या है बेटा, कुछ ब्रिटिश अफसर क्या हो जाते हैं, क्षतिपूर्ति हो जाते हैं। और जिस कारण क्या है, ये बात जब गांधी जी को पहुंचती है तो गांधी जी क्या कर देते हैं, आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। बेटा किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को क्या लिया, वापस ले लिया था। जनता का काम पर वापस लौटना, फिर बेटा द्वार से जनता क्या अपने काम पर लौट गई। नेताओं को जेल में बंद होना, बेटा जैसे असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ और जो जो असहयोग आंदोलन में सम्मिलित लोग थे उनको क्या बेटा जेलों में भर दिया जाता है। चलिए बेटा ऊपर चलते हैं। निष्कर्ष, बेटा पेपर में निष्कर्ष जरूर लिखें, हेडिंग, ठीक है, प्लस आप निष्कर्ष लिखना मत भूलें, और पॉइंट में आंसर क्या है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दांडी मार्च पर प्रकाश डालिए। बेटा एक ना एक आंदोलन आपके पेपर में जरूर आएगा, सभी आंदोलन को चले जाए, या नमक आंदोलन करके जाए, या असहयोग करके जाए, या भारत छोड़ो करके जाए। ठीक है बेटा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में 8 नंबर में आएंगे। बेटा नमक आंदोलन भी क्या है, पेपर में आ जाए, नमक यात्रा क्या आती, दांडी मार्च आती, बात एक ही है। बेटा अंग्रेजों ने क्या बेटा, एक मामूली सी चीज पे भी क्या बेटा, हर चीज पे टैक्स लगाया था, और मामूली सी चीज पे भी क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। नमक के ऊपर भी इन्होंने क्या लगा दिया, कर लगा देता। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या है बेटा, एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसे हम नमक यात्रा या दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और ये बेटा कहां से स्टार्ट किया था, साबरमती से स्टार्ट किया था। कब किया था बेटा, 12 मार्च को प्रारंभ किया था। कब किया था बेटा, 12 मार्च को प्रारंभ किया था, और खत्म को हुआ था बेटा 6 अप्रैल। और साल आप बताएं बेटा कमेंट में कि किस साल गांधी जी ने ये आंदोलन प्रारंभ किया था। कहां से किया था बेटा, साबरमती से प्रारंभ किया था। कब किया था बेटा, 12 मार्च डैश ईयर, आप डैश बताना कौन से ईयर में किया था। और खत्म कब हुआ था बेटा, ये 6 अप्रैल को क्या हुआ था बेटा, स्थगित हुआ था। क्योंकि गांधी जी ने उस स्थान पे पहुंच के, दांडी में पहुंचकर बेटा एक मुट्ठी नमक बनाकर इस आंदोलन का क्या करता बेटा, विरोध, इस कानून का क्या करता बेटा, विरोध
किया था कि जो नमक के ऊपर क्या लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था, एकाधिकार लगा रखा था कि अंग्रेजी नमक बनाएंगे और अंग्रेजी नमक बेचेंगे और अपने हिसाब से क्या है बेटा कीमत डिसाइड करेंगे, उस पर भी कर लगा रखे थे। इसी बात का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। विरोध का प्रतीक नमक। नमक उत्पादन और नमक के बेचने पर नमक कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार को एकाधिकार दे दिया गया था। जैसा कि बैकअप होता है बेटा एकाधिकार मिलता है, इसी एकाधिकार का क्या किया था बेटा, गांधी जी ने विरोध किया था। बेटा एसएस लेने तो एसएस ले सकते हो। वासराय को पत्र लिख दिया। गांधी जी ने नमक यात्रा से, एक मिनट छोटा सा छोटा, हाँ बेटा ठीक। गांधी जी ने नमक यात्रा से पहले, गांधी जी ने नमक यात्रा से पहले 31 जनवरी में उन्होंने वासराय एविन को खत लिखा और 11 मांगों का उल्लेख किया था। गांधी जी ने यह पत्र एक चेतावनी की तरह लिखा और उन्हें लिखा था कि अगर 11 मार्च तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। गांधी ने साफ साफ बेटा पहले ही किया था, सचेत कर दिया था किसको बेटा, उस समय जो वासराय थे बेटा, उस समय वासराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। उनको एक पत्र लिखा और पत्र के अंदर अपनी 11 मांगों का उल्लेख किया, ये मेरी 11 मांगे हैं, इसको मान लो नहीं तो अंजाम फिर आप भुगतना। ठीक है, और इसी कारण इन्होंने हमारी 12 मांगों को माना नहीं और इसी कारण गांधी ने क्या दांडी मार्च प्रारंभ कर दिया था। थोड़ा सा छोटा करें। गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से चलना प्रारंभ किया और 24 दिनों बाद दांडी नामक तट्टे कस्बे में पहुंचे। बेटा पेपर आ रहा है, फेवरेट क्वेश्चन है, 1 नंबर पर आता है कि गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ नमक यात्रा प्रारंभ की थी। बेटा कितने अनुयायियों के साथ प्रारंभ की थी, 78। और गांधी जी को मिला के कितनी थी बेटा, 79 थी। नमक कानून का उल्लंघन। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचे और वहां उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा और स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। बेटा क्योंकि कानून बना रखा था कि कोई नमक पे बना नहीं सकता भारतीय, और गांधी ने क्या बेटा वो काम करके दिखाया और अपराधी की दृष्टिकोण में अंग्रेजों के आ गए थे। चलिए बेटा ऊपर चलते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ नमक यात्रा के साथ ही क्या बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था। गांधी ने नमक यात्रा के दौरान लोगों को अंग्रेजों की अवज्ञा करने से क्या कर देता, मना कर देता। बेटा वो कोई भी काम करे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन क्या कर दे बेटा, मना कर दे। किसी प्रकार का हमारे को लड़ाई झगड़ा नहीं, वो बोले कोई भी काम बोले जी क्षमा कीजिए, हम आपका काम नहीं कर सकते। ठीक है, वकील वकालत करने नहीं जाएंगे, विद्यार्थी स्कूल नहीं जाएंगे और विदेशी वस्तुओं का क्या करना है, बहिष्कार करना है। ये था बेटा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। वन कानून का उल्लंघन। बेटा अंग्रेजों ने क्या करा बेटा, वन पे भी क्या लगा था, प्रतिबंध लगा था कि इस वन में आप जाओगे तो हमसे क्या लेने पड़ेगी, परमिशन लेने पड़ेगी। बाहर के लोग ने बोला बाहर में जाओ, तुम्हारे बनाए हुए कानून, हमारा शहर हमारे जंगल, हमारे को प्रवेश करने से रोकेंगे। और हमने क्या बेटा जंगलों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। जो वन कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, हमने क्या कर दिया बेटा, उनका उल्लंघन कर दिया। हड़तालें। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए और कारखानों के बाहर प्रदर्शन किया और जो बेटा कर्मचारी थे उन्होंने क्या बेटा हड़तालें शुरू कर दी। बहिष्कार। ठीक है बेटा, आपको बताया कि बहिष्कार किया था उन्होंने। वकील वकालत करने जाएंगे, अध्यापक पढ़ाने नहीं जाएंगे और बच्चे विद्यार्थी क्या स्कूल नहीं जाएंगे। कुल मिला के क्या बेटा हमारे को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। गिरफ्तारी। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जवाब में अंग्रेजों सरकार ने लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी में गांधी जी भी शामिल थे। और एक समय बाद क्या बेटा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर उसके बावजूद भी आंदोलन स्थगित नहीं होता, आंदोलन की कमांड संभाली जाती है। पर एक समय बाद क्या है बेटा, गांधी जी के नेतृत्व का क्या था, अभाव था और इस कारण क्या है, एक समय बाद इस आंदोलन को भी क्या है बेटा अपने अंजाम तक पहुंचाया ना जा सका और इस आंदोलन को भी क्या कर देता है, बीच में स्थगित कर दिया जाता है। बेटा भारत छोड़ो आंदोलन। अब अगले गांधी जी के आंदोलन की बात करें थे बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन। बेटा एक व्यक्ति की भी क्या होती है, लिमिट होती है बेटा सहन करने की, और इस आंदोलन में क्या थे बेटा, गांधी जी ने अपनी जो सहन करने की क्षमता थी इसको खो दिया था। और गांधी जी भी क्या थे, अहिंसावादी से क्या थे बेटा, हिंसा का समर्थन कर रहे थे। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। बेटा आपके पेपर में आ जाए गांधी जी ने किस आंदोलन में नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। तो बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है बेटा, गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। बेटा वही आपका भी समय आ गया है, या तो करो वीडियो को सही से, या तो
पेपर में बंटाधार अपना करवाओ। भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करें। बेटा अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा क्या है बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। जनता का समर्थन, बेटा भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों हिंदुस्तानी शामिल थे। बेटा जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था, ना कि किसान आंदोलन था, ना सैनिक आंदोलन था, ये जन आंदोलन था। एक ही जन की, किसान हो, सिपाही हो, चाहे किसी भी तबके का वर्ग का लोग हो, सभी लोगों ने क्या बेटा इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। महिला ने भी क्या लिया था, हिस्सा लिया था। और इस आंदोलन की, क्विट इंडिया मूवमेंट की जो हीरोइन थी वो बेटा अरुणा आसफ अली थी। और क्विट इंडिया के जो हीरो थे जयप्रकाश नारायण थे। युवाओं का समर्थन, बेटा इस आंदोलन को क्या है बेटा, बड़ी संख्या में क्या है बेटा युवाओं का समर्थन मिला था। और बेटा युवा जो लोग थे बढ़ चढ़ के क्या है बेटा इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने भारत को आजादी की क्या है बेटा लड़ाई लड़ते हैं। अहिंसा, भारत छोड़ो आंदोलन में विशाल पैमाने पर गिरफ्तारी की गई थी और जिसमें जनता भड़क उठी और कई जगह पर आग लगा दी गई और वह लूटमार भी की गई थी। आंदोलन की समाप्ति, फरवरी 1943 तक भारत छोड़ो आंदोलन सफलतापूर्वक चलता रहा। बाद में सरकार की दमन नीति के कारण आंदोलन का रुख दिया गया था। बेटा ये जो आंदोलन था, जो अंग्रेज थे वो क्या थे बेटा बहुत ज्यादा दमनकारी नीति ले आए थे, जिस कारण क्या बेटा हमारे को इस आंदोलन को भी क्या बेटा अपने अंजाम से पहले क्या बेटा स्थगित करना पड़ा था। पर इस आंदोलन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी क्या बेटा नींव हिल गई थी। उनको पता चल चुका था कि अब हम लंबे समय तक क्या है बेटा भारत में क्या है रह नहीं पाएंगे, प्रशासन नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद बेटा क्या है भारत के अंदर एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है वहां पर क्या है बेटा लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी में बेटा उधर प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, एटली बनते हैं। और एटली क्या है बेटा भारत की स्वतंत्रता के लिए और संविधान सभा के लिए क्या है बेटा 3 सदस्यों का एक मिशन भेजता है जिसे क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। चलिए बेटा ये निष्कर्ष लिखना ना भूले बेटा, एसएस लेने तो एसएस ले सकते हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए बेटा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था। बेटा जो साइमन कमीशन था बेटा 1927 में इसको गठन किया गया था, 1928 में क्या है बेटा भारत में आया था। तो बेटा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जाता है, साइमन कमीशन विरोध क्यों किया जाता है, ये पेपर वाले का बेटा फेवरेट क्वेश्चन है। साइमन का विरोध इसलिए कहा जाता है। अब आप सोचो बेटा आपके घर में आपके डिसीजन लिया जा रहा है पर किंतु आपके घर का कोई सदस्य डिसीजन नहीं लेगा, पड़ोसी लेंगे। कौन लेंगे बेटा, पड़ोसी। आपके घर में क्या बनना है बेटा आप डिसाइड नहीं करोगे, आपका घर कैसा बनना है आप डिसाइड नहीं करोगे, कौन करोगे, पड़ोसी। बेटा घर का कोई एक सदस्य भी उस निर्णय में शामिल हो तो समझ में आता है ना। ठीक इसी प्रकार बेटा हमारे लिए नीतियां बनाई जाएंगी, हमारे कैसा भविष्य होगा उसके लिए इंग्लैंड से एक कमीशन आता है, पर किंतु इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया था। इसलिए हमने क्या किया बेटा इस कमीशन का क्या किया था, विरोध किया था और एक नारे से किया था, क्या बेटा, साइमन गो बैक। साइमन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग को ब्रिटेन सरकार ने 1927 में नियुक्त किया था और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसके विरोध में प्रदर्शन हुए तथा इसका बहिष्कार किया गया। और बेटा सारे अंग्रेज होने के कारण इस कमीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। चलिए बेटा इसका नेतृत्व तो पंजाब के लाला लाजपत राय ने किया था। उन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था। लखनऊ में लाठीचार्ज करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने आयोग को काले झंडे से स्वागत किया था। बेटा जब साइमन कमीशन आया था काले झंडे से क्या किया था, स्वागत किया था। और इसी दरमियान क्या है बेटा हमारे एक महान क्रांतिकारी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है लाठी चार्ज में, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। बेटा कैबिनेट मिशन विफल क्यों रहा। बेटा मैंने अभी आपको बताया था कैबिनेट मिशन गठन कब हुआ, कैबिनेट मिशन किसने भेजा था। बेटा कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे, बेटा 3 सदस्य थे। और बेटा किसने भेजा था बेटा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्या नाम था, क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग को संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया, जिसमें भारत के अंदर विभिन्न प्रांतों को शामिल और स्वायत्ता दी जा सके। मतलब क्या है बेटा भारत के अंदर क्या है बेटा
स्वतंत्रता की नींव रखी जा सके और मुस्लिम और कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या है बेटा एक सहमति लाई जा सके। पर किंतु ये जो कैबिनेट मिशन था वो क्या बेटा विफल हो जाता है। कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करने में विफल रहा क्योंकि इनकी बातें क्या है बेटा कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी को क्या है बेटा मुनासिब नहीं लगी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बेटा अब जो मुस्लिम लीग थी बेटा वो क्या थे बेटा अपने अलग मांग कर रहे थे अपने देश की और पाकिस्तान की मांग करते इसको बेटा डायरेक्ट मनाने के लिए क्या बेटा इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कब मनाया बेटा 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या है बेटा अहिंसा का नंगा नाच किया। कब किया था बेटा 16 अगस्त 1946 में बेटा इन्होंने अपनी डिमांड मनवाने के लिए क्या किया बेटा अहिंसा का मार्ग अपनाया। बेटा कब अपनाया था 16 अगस्त 1946 और बेटा मेन व्यक्ति जो था मुस्लिम लीग के अंदर कौन था बेटा मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है से घट रहा है 1 मिनट। ठीक है बेटा हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बताइए। बेटा हड़प्पा सभ्यता हमारी भारत की क्या थी बेटा सबसे पहली सभ्यता थी और सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक थी। इससे पहले भी क्या है बेटा सभ्यता रही है ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता पर बेटा एक शहरीकरण सभ्यता के रूप में बेटा किसको माना जाता है बेटा हड़प्पा सभ्यता को। बेटा हड़प्पा सभ्यता जो बेटा कैसे फैली थी त्रिकोण में फैली थी। कैसे फैली थी त्रिकोण में डैम से याद कर लो बेटा किससे याद कर लो डैम्स। दाइमाबाद बेटा डी से क्या है दाइमाबाद ए से क्या है आलमगीर एम से क्या है मांडा और एस से क्या है बेटा सुत कांगो डोर। ये क्या है बेटा इसका पूरा क्या है बेटा विस्तार है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से प्राप्त हुए मृद भांड आभूषण आवास औजार मोर आदि के साक्ष्य मिले। बेटा हिस्ट्री के पेपर में स्रोत लिख के चुका है कि सोर्स आप लिख के आओगे तो बेटा आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। बेटा हिस्ट्री में क्या लिखना जरूरी है सोर्स। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो उसके सोर्स जरूर आपको लिखने हैं। बेटा क्वेश्चन क्या है एक बार दोबारा बता देते हैं आपको। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बताएं कि उस समय नगर योजना कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की उसके बारे में बात करनी है। बेटा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी 1921 से 1922 में और किसने की थी बेटा रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। बेटा किसके नेतृत्व में की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और पूरी दुनिया के समक्ष हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कब की गई थी बेटा 1924 में और किसके द्वारा की गई थी बेटा जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन बनेगा डॉन वो वाला जॉन नहीं बेटा ये जॉन मार्शल है। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 से 1922 में की गई थी जिसमें 2 मंजिला भवन और विशाल स्नानागार आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते बेटा नियोजित नगर। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और ये नियोजित तरीके से क्या थी बेटा बढ़ाई गई थी। सड़कों तथा नालियों को ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आज देखो बेटा आपके घर की जो जल निकासी प्रणाली है सेम बेटा जो आज का सीवर सिस्टम है सेम वही सीवर सिस्टम क्या है बेटा उस टाइम भी पाया जाता था। और जो अद्भुत प्रणाली है बेटा उस टाइम विदाउट एनी टेक्नोलॉजी इतना अच्छी तरह से क्या कर रखा था उन्होंने जल निकास प्रणाली बना रखी थी। जलाशय हड़प्पा सभ्यता में जलाशय आयताकार होते थे और जिसे बनाने के लिए जिप्सम गारे का प्रयोग किया था। बेटा हड़प्पा सभ्यता में क्या है बेटा हमारे को जलाशय भी प्राप्त होते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्या है बेटा 2 मंजिला भवन भी पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्या है बेटा 2 मंजिला भवन पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के अनुसार आवासों में दूसरे छत जाने के लिए सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि वहां 2 मंजिला भवन होती थी। बेटा हमारे को क्या है बेटा हड़प्पा सभ्यता में क्या है बेटा हमारे को सीढ़ियां भी मिली है जिससे हमारे को ये पता लगता है कि वहां के जो लोग थे बेटा उन्होंने क्या 2 मंजिला भवन का भी क्या कर रखा था निर्माण कर रखा था। बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस क्वेश्चन को जरूर किया जाए। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत क्या बेटा एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील का मतलब क्या समय समय पर क्या बेटा इसके अंदर परिवर्तन आता रहा है। तो बेटा हम किस आधार पे कह सकते हैं कि समय समय पर इसमें परिवर्तन आता रहा है। चलिए बेटा चर्चा करते हैं। महाभारत के मुख्य रचनाकार बेटा किसको माना जाता है वेद व्यास को। बेटा
पेपर में आ जाए। महाभारत के रचनाकार किसको कहा जाता है बेटा, तो किसको कहा जाता है, वेद व्यास को। श्लोकों की संख्या, महाभारत में पहले केवल 8,800 श्लोक थे और बाद में श्लोकों की संख्या क्या है, बढ़कर 71 लाख हो चुकी है। 71 नहीं है, 1 लाख हो गई है। महाभारत का संस्करण 1919 में टी.एस. तुबक्कर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। बेटा ये जो नाम है ये आपको बेटा लिख के जाने हैं और नाम जरूर लिखे पेपर में हर एक चीज का। ठीक बेटा, चलिए आगे चलते हैं। रचना का कार्यकाल व पुराना नाम, बेटा महाभारत का जो पुराना नाम था तो बेटा क्या था बेटा, जय संहिता। क्या था बेटा, जय संहिता। और महाभारत कुल 18 दिन चली थी। महाभारत रचना हजारों वर्षों तक होती रही। ये लगभग 500 ईसा पूर्व से के समय में लिखा गया था। गतिशील ग्रंथ, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि ये हजारों सालों तक लिखा गया था। इसमें कई सारे परिवर्तन पिछले कई सालों में आए हैं। इसका एक अनुवाद भी कई सारी भाषा में अलग अलग हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बेटा समय के अनुसार क्या बेटा इसके अंदर बदलाव आते गए और विभिन्न विभिन्न भाषाओं में क्या है बेटा, महाभारत की रचना की गई है। बेटा किताब उल हिंद के रचयिता कौन है, बेटा किताब उल हिंद के रचयिता कौन बेटा, अल ब्रूनी है। कौन है बेटा, अल ब्रूनी। बेटा 11वीं शताब्दी में क्या है बेटा, ये भारत के अंदर आते हैं मोहम्मद गजनवी के साथ। भाषा, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी और इस किताब की भाषा बहुत सरल थी। अध्याय, ये किताब 80 अध्यायों में विभाजित है। विषय, इस किताब में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, भारत के त्योहार, मूर्ति कला, कानून आदि के बारे में क्या है बेटा, वर्णन किया जाता है। विशेष शैली, इस किताब में विशेष शैली का इस्तेमाल किया गया था जिसमें शुरू से एक प्रश्न पूछा जाता है और फिर उसका वर्णन किया जाता है। जैसे बेटा अभी आपको एक प्रश्न पूछा अपने में से और उसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, तो बेटा विशेष शैली का क्या किया गया था, इसमें ध्यान दिया गया था। किसके द्वारा बेटा, अल ब्रूनी के द्वारा। कब आया था बेटा, 11वीं शताब्दी में आया था और इसकी पुस्तक का नाम क्या है बेटा, किताब उल हिंद। और 14वीं शताब्दी में कौन आया था बेटा, इब्न बतूता। और 17वीं शताब्दी में कौन आया था, फ्रांसवा ब्रनियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टिकोण से क्या है बेटा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहाड़िया लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे, जो पहाड़ी पे रहने वाले लोग हैं बेटा वो कैसे अपना जीवन यापन करते, किस प्रकार वो अपना दैनिक जीवन यापन करते थे। चलिए, राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को पहाड़िया लोग कहते थे। बेटा जो राजमहल की पहाड़ियां थी उसके आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था बेटा, पहाड़िया लोग कहा जाता। झूम खेती, ये क्या करते थे बेटा, झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब ये नहीं है कि झूम झूम करके नाच नाच के खेती करते थे, नहीं बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर और फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर खेती की जाती थी, क्या कहते थे, झूम खेती कहते थे। बेटा वनों को काटा, काटने के बाद बेटा वहां पर पूरी तरह से खेत की जुताई की और जुताई करने के बाद क्या है बेटा, फसल की कटाई की और फसल की कटाई के बाद उसके अंदर उपजाऊपन वापस आ जाए, उधर आग लगा दी और आग लगाने के बाद क्या बेटा, वो राख फैला दी और फिर क्या बेटा दूसरे इलाके में चले गए। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते बेटा, झूम खेती कहते। और बेटा झूम खेती का क्या है, भारत के अंदर अलग अलग नाम है। दीपा, धैया, बेवार, पुड्डू, कुमारी पूनम, अलग अलग नाम से जाना जाता है। महुआ का फूल इकट्ठा करना, जो बेटा पहाड़िया लोग हैं बेटा महुआ का फूल इकट्ठा करते हैं। बेटा महुए के फूल से क्या है बेटा, विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती है। खाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, दारू के लिए भी क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ियां इकट्ठे करना, बेटा पहाड़ी लोगों का काम क्या था बेटा, लकड़ियां इकट्ठा करना था। झोपड़ियों में रहन सहन, जो बेटा ये लोग थे बेटे कैसे रहते थे, इमली के पेड़ों के बीच बनी झोपड़ियों में रहते थे। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस्तमरारी बंदोबस्त, ये बेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 व्यवस्था थी, एक आपकी बेटा कौन सी थी, इस्तमरारी बंदोबस्त जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, एक थी आपकी महलवाड़ी, एक थी आपकी रेतवाड़ी। इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझे और ना समझ में आए कमेंट में बताएं और इसके ऊपर क्या बेटा पर्टिकुलर एक एक पॉइंट के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, पर समय रहते हुए कमेंट कर दिए जाए। तो बेटा इस्तमरारी और महलवाड़ी और रेतवाड़ी प्रणाली का वर्णन कीजिए।
बेटा इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। बेटा जो स्थायी बंदोबस्त है बेटा ये बंगाल में लागू की गई थी। बेटा किसके द्वारा की गई थी लागू? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू की गई थी। बेटा कब बनाई गई थी? 1793 में। ये कहा गया था बेटा आप जो जमींदार है बेटा टैक्स ले जाएंगे, एक फिक्स धनराशि क्या कर दी जाएगी? निश्चित कर दी जाएगी कुछ वर्षों तक या हमेशा के लिए, जो क्या है बेटा किसानों को क्या है बेटा चुकानी पड़ेगी, चाहे फसल घाटे में जाए या मुनाफे में जाए, इनको कर इतना ही पे करना है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है। जमींदारों को कहा जाता था कि आपको इतना पैसा इकट्ठा करके लेके आना है, पर एक टाइम पीरियड दिया था बेटा। उस टाइम पीरियड पे अगर पैसा वापस नहीं दिया तो क्या है बेटा उनकी जमीन क्या है हड़प ली जाती थी, जिसको कहते हैं बेटा सूर्यास्त विधि। क्या कहते? सूर्य ढलने से पहले हमारे को धनराशि लाके दीजिए, नहीं दी तो अर्थात आपकी जिम्मेदारी क्या कर दी जाएगी? नीलाम कर दी जाएगी। इस मरारी बंदोबस्त 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार निश्चित राशि नहीं चुका पाए थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदा नीलाम कर दी जाती थी। अगर बेटा कोई जमींदार अपनी धनराशि चुकाने में क्या कर देता है? देर कर देता है या दे नहीं पाता, उसकी जिम्मेदारी क्या कर देती है और उसकी संपत्ति क्या कर देती है बेटा? नीलाम कर दी जाती है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। महलवाड़ी। बेटा महलवाड़ी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। गांव के मुखिया गांव के लोगों से कर वसूलते थे। बेटा महलवाड़ी व्यवस्था में कहते एक गांव दो गांव, बेटा गांव के समूह को क्या कहते हैं बेटा? इधर महल कहते। बेटा दो चार गांवों को जोड़ के जो गांव का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? महल कहते। और इसको हमने क्या दे दिया? महलवाड़ी प्रथा का नाम दे दिया। और जिसके अंदर क्या था बेटा गांव का मुखिया पैसे इकट्ठे करके देगा किसको बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को। इस पूरी व्यवस्था को क्या कहा गया बेटा? महलवाड़ी व्यवस्था। बेटा स्थायी बंदोबस्त में कौन देता था? जमींदार। और इसमें कौन दे रहा है बेटा? गांव का मुखिया। रेतवाड़ी। बेटा रेतवाड़ी जो प्रथा जो थी बेटा वो कौन ले गया था? 1820 में बम्बई दक्कन में एक राजस्व प्रणाली लागू की गई और इस व्यवस्था के अनुसार राजस्व की राशि सीधे रेत रेत का मतलब क्या है बेटा? किसानों से धनराशि क्या है बेटा? अर्जित की जाती थी। बेटा कोई मीडिएटर नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा किसानों से क्या है बेटा? धनराशि एकत्रित कर देते। किसमें बेटा? रेतवाड़ी में। और बेटा ये सबसे पहले बेटा थॉमस मुनरो ने क्या है बेटा? इसको इजाद किया था। ठीक है बेटा। बेटा लागू बेटा सबसे पहले ट्रायल किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड ने। पर बेटा इस व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने वाला व्यक्ति कौन था? सर थॉमस मुनरो। इसलिए इसे मुनरो मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बेटा छठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों कहा जाता है? बेटा छठी शताब्दी को क्या है बेटा? परिवर्तन का काल क्यों कहा जाता है? बेटा ये मैंने आपको वीडियो पे पढ़ा रखा है, जाके वीडियो में देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। चलिए बेटा मनुस्मृति के अनुसार चंडालों को वर्णन कीजिए। पवित्रता के विपरीत कुछ कार्यों को जैसे शवों को उठाना व मृत पशुओं को उठाना आदि को दूषित माना जाता है। ऐसे कार्य करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है बेटा? चंडाल कहा जाता। बेटा जो काम कोई ना करे, जो काम कोई ना करे वो काम कौन करेगा बेटा? चंडाल करेंगे। जैसे शव को अंतिम संस्कार करना, बेटा कोई लावारिस लाश है उसका दहन करना, ठीक है, उसको उठाना, बेटा ये सारे काम कौन करेंगे? चंडाल करेंगे। बेटा चंडालों के लिए क्या था बेटा? अलग से व्यवस्था की गई थी। चंडालों को वन व्यवस्था वाले समाज में सबसे नीचे रखा गया था। वह गांव के बाहर रहते थे। बेटा अगर गांव के अंदर आने बेटा रात्रि में आते और बेटा करताल बजा के आते थे। बेटा पैरों में के अंदर कुछ बांध के आते, नहीं तो कुछ आवाज संकेत देकर मतलब कुछ चीज ले ली उसको बजाते हुए आ रहे हैं, जिससे पता चल जाए कि भैया चंडाल आ रहे हैं। ठीक है। और जिससे क्या है बेटा ब्राह्मण लोग जो बड़ी ऊंची कोटि के लोग हैं वो क्या है बेटा उनकी परछाई तक ना दिख पाए, इससे क्या है बेटा अपने आप को अछूत होने से बचा सके। उस टाइम बेटा ऐसी मानसिकता थी।
वह फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, और जो मृतकों के साथ जो चीजें दफनाई जाती थी, आभूषण दफनाए जाते थे, उन्हीं का क्या करते थे बेटा यूज करते। उन्हें सोने चांदी के आभूषण पहनना वर्जित था बेटा, वो सिर्फ लोहे के आभूषण पहनते थे बेटा। चंडालों को चांदी सोना पहनने से क्या किया गया था, मना किया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ लोहे के आभूषण ही पहनेंगे। रात में गांव में प्रवेश करने से पहले करताल बजाकर उन्हें अपने आने का संकेत देना पड़ता था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलवार और नयानार में अंतर स्पष्ट कीजिए बेटा। इसके बारे में डीपली आगे मैंने क्वेश्चन बनाया है, उस क्वेश्चन में आपको डीपली पढ़ाऊंगा। बस यहाँ इतना जान लो, अलवार वह संत थे जो विष्णु के भक्त थे, और नयानार बेटा किसके भक्त थे, शिव के भक्त थे। ठीक है बेटा, इसके बारे में डीपली अभी पढ़ाऊंगा आपको। चलिए ऊपर चलते हैं। गोपुरम मंडप और लोटस महल का वर्णन कीजिए। गोपुरम विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ये अधिक ऊंचे तथा विशाल होते थे बेटा। गोपुरम किसको कहते थे बेटा, जो मंदिरों के प्रवेश द्वार होते थे क्या कहते हैं बेटा, गोपुरम कहते हैं बेटा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बेटा, हरिहर और बुक्का ने की थी बेटा। कौन से वंश के थे बेटा, संगम वंश के थे। और बेटा इसकी स्थापना कब की जाती है, 1336 में। चलिए बेटा, मंडप विजयनगर साम्राज्य में लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित स्थलों के चारों ओर बने होते थे, उन्हें क्या कहा था, मंडप। जो बेटा पिलर टाइप के थे उन्हें क्या कहा जाता बेटा, मंडप कहा जाता था। लोटस महल राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक लोटस महल था। लोटस महल का नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। मुगल काल में सिंचाई तकनीक किस प्रकार की जाती बेटा, मुगलों के काल में क्या है बेटा, सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार की जाती थी बेटा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। आपको पता है बेटा उस समय जो हमारे एक ही कार्य किया था, प्राथमिक क्षेत्र ही हमारा क्या था उस समय था, इसलिए बेटा ये हमारे अर्थव्यवस्था की क्या थी उस समय, रीढ़ की हड्डी मानी थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी थी और वर्तमान भी है बेटा। उस समय क्या बेटा, मानसूनिंग के द्वारा क्या था बेटा, सिंचाई की आती। आज तो बेटा तरह तरह के क्या है बेटा, सिंचाई के संसाधन इजाद हो चुके हैं, पर उस समय बेटा पूरी तरह से जो किसान थे बेटा मानसून के ऊपर डिपेंडेड थे। कृत्रिम उपाय बहुत सी फसलों के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय मानव द्वारा निर्माण जैसे नहरें, हौज, कुएं आदि का निर्माण किया गया था। शासकों द्वारा मदद सिंचाई के लिए शासकों द्वारा कई नहर व नाले खुदवाए और पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई गई थी। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर का निर्माण करवाया गया था। पशुओं तथा हल का उपयोग खेती के लिए पशुओं तथा उपयोग किया जाता था, और लकड़ी और लोहे का उपयोग किया था बेटा। अब क्या बेटा, खेती बाड़ी के लिए क्या है बेटा, पशुओं और हल का क्या है बेटा, प्रयोग किया जाना लगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे बेटा, डिटेल में ये क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है बेटा। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या बेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, कृपया करके उस वीडियो को देख ले। बर्नियर ने 17वीं शताब्दी के नगरों के बारे में क्या बताया बेटा, आपको पता है फ्रांस ऑफ बर्नियर 17वीं शताब्दी में क्या है बेटा, मुगल काल के टाइम क्या है बेटा यात्रा करने आता है, और उसने क्या है बेटा हमारे नगरीय व्यवस्था के बारे में क्या कहा, उसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा। शिविर नगर फ्रांस ऑफ बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को क्या कहा बेटा, शिविर नगर का बेटा। एक नंबर में किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा था, तो किसने कहा था बेटा, फ्रांसवा बर्नियर ने। और कौन सी शताब्दी में आया था बेटा, 17वीं शताब्दी में आया था। नगरों का अस्तित्व बर्नियर का कहना है कि जहां राजकीय दरबार होंगे वहां नगर अस्तित्व में आते हैं। जहां जहां बेटा राजकीय दरबार है वहां वहां क्या बेटा, नगर अपने आप ही क्या है बेटा, इजाद हो जाते हैं। भारतीय शहरें व नगरें, परंतु भारतीय शहरों व नगरों के बारे में फ्रांस बर्नियर ने ये बात कही थी, विवरण सही नहीं था, क्योंकि उस समय सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे बेटा। जो फ्रांस बर्नियर ने बात की वो पूरी तरह से उचित नहीं थी, क्योंकि बेटा उस टाइम तक क्या थे बेटा, प्रत्येक जिले में क्या है बेटा, नगर का क्या था, अस्तित्व आ चुका था। भारत में उपस्थित केंद्र जैसे जैसे भारत में उत्पादन केंद्र, व्यापारिक केंद्र, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र आदि स्थायी रूप से उपस्थित थे। चलिए बेटा ऊपर करते हैं।
मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बेटा मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता आ सकती है मौर्य, बेटा जो मौर्य साम्राज्य उससे 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य के स्रोत बताओ, ठीक है। और 16 जनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था, ठीक है बेटा। मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्य प्रशासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का खात्मा करके क्या है बेटा, मौर्य साम्राज्य की क्या की थी बेटा, स्थापना की थी। और बेटा करता रहता कौन थे बेटा, चाणक्य थे, जो कहते बेटा उनके गुरु थे। मौर्य प्रशासन की विशेषता निम्नलिखित है। प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी। राजा साम्राज्य का सर्वोच्च शासक होता था और राजा के अधीन कई मंत्री और अधिकारी होते थे। इसे 4 प्रांतों में बांटा गया था। सामाजिक व्यवस्था, थोड़ा सा बस बेटा देख रहे ना सही। सामाजिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। इस काल में समाज में संयुक्त परिवारों की प्रथा थी, तलाक की प्रथा भी थी और विवाह की कई प्रथाएं भी शामिल थी। बेटे मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या थी बेटा, वर्ण व्यवस्था क्या थी बेटा, लागू थी। और यहाँ जॉन मार्शल कौन थे, उनका पुरातत्व इतिहास में क्या योगदान है। बेटा जॉन मार्शल, जॉन बनेगा डॉन, वो वाला जॉन नहीं, ये कौन है बेटा, जॉन मार्शल है। ये कौन थे बेटा, पुरातात्विक थे। कौन थे बेटा, ये पुरातात्विक। सर जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पुरातात्विक थे। वह अपने साथ उत्खनन में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने वाले पहले पुरातात्विक में से एक थे। जनरल डायरेक्टर सन जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। वह 1902 से 1928 तक इस पद पर रहे। बेटा जनरल डायरेक्टर के पद पे कब तक रहे थे, 1902 से 1928 तक। कब से कब तक रहे थे बेटा, 1902 से 1928 तक। चलिए बेटा थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सभ्यता की खोज, सर जॉन मार्शल ने साल 1924 में सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है बेटा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी बेटा, यह हड़प्पा सभ्यता की घोषणा बेटा पूरे विश्व के सामने किसने की थी बेटा, जॉन मार्शल ने की थी। बेटा कब की थी, 1924 में की थी सभ्यता की घोषणा। ठीक है बेटा, सभ्यता की घोषणा और खोज आपको बताया 1921 से 1922 में इनके नेतृत्व में की गई थी। बेटा चलिए आगे चलते हैं। इनकी पुस्तक नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है बेटा, ये इनकी पुस्तक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। आजीविका से संबंधित 4 वर्गों के कार्य बताओ। बेटा ब्राह्मणों ने क्या बेटा, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके इसलिए बेटा क्या बनाई थी उन्होंने, वर्ण व्यवस्था बनाई थी। और वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे निम्न जो माने जाते हैं बेटा कौन माने जाते हैं, शूद्र माना जाता है। सबसे ऊपर सबसे अपर जो थे बेटा कौन थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के क्या करते बेटा, वेदों का अध्ययन करना, ठीक है, यज्ञ करना या करवाना, दान लेना या दान देना बेटा किसका कार्य था बेटा, ब्राह्मणों का कार्य था। बेटा क्षत्रिय को कार्य क्या थे, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना, ठीक है बेटा, वेद पढ़ना, वह दान दक्षिणा देना बेटा किसका कार्य था, क्षत्रिय का कार्य था। बेटा वैश्यों का कार्य क्या था, वेद पढ़ना, वह दान दक्षिणा देना, कृषि व व्यापार करना और गो पालन करना। बेटा गो पालन करना मतलब गाय माता का पालन करना बेटा किसका कार्य था बेटा, वैश्यों का कार्य था। वैश्यो मतलब बेटा जो व्यापारी लोग हैं वो इस संघ में आते थे, वर्ण में आते थे। शूद्रों के कार्य, अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने का काम बेटा किसका था बेटा, शूद्रों का था। इन नियमों का पालन करने वालों के लिए ब्राह्मणों ने 3 नीतियां अपनाई थी। ठीक है बेटा, वर्ण व्यवस्था ईश्वरी दी है बेटा, लोग इसको माने इसलिए क्या कहा कि ये हमने नहीं बनाई, ये ईश्वर ने बनाई है। आपने इस वर्ण में जन्म लिया है तो ये ईश्वर की इच्छा है, ताकि क्या बेटा समाज के अंदर सभी लोग इस नीति को माने। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, ईश्वरीय व्यवस्था का नाम दे दिया। शासकों को प्रेरित करना की वर्ण व्यवस्था लागू कराए, और शासकों को क्या करा बेटा, ब्राह्मणों ने प्रेरित किया कि आप अपने साम्राज्य में क्या है इस नीति को क्या कराओ, लागू कराओ और ठीक प्रकार से संचालन करवाओ।
मौर्य साम्राज्य की जानकारी स्रोत बेटा, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको करा रखा है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया गया है, कृपया करके इस वीडियो को देख ले। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा मुगल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति, बेटा इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगर आप पेपर के अंदर अपने फेफड़ों के दर्द का इलाज चाहते हो तो कृपया करके इस वीडियो को अच्छे से करके जाए और एक एक पॉइंट और एक एक चीज को क्या है अच्छे से समझ के लिखे पेपर में। मुगल समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति सामाजिक आर्थिक सत्ता से जुड़ी थी। शाही महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि निचले वर्ग की महिलाओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ती। जो बेटा शाही दरबार की महिलाएं थी उनको कहते बेटा बहुत सारे अधिकार मिल रखे थे, किंतु जो निचले तबके की महिलाएं थी उनको इन अधिकार से क्या है बेटा वंचित रखा गया था और उन्हें बेटा अपने काम काज के लिए क्या बेटा कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। खेती, महिलाएं बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि क्या करती थी और साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। उस समय जो मुगल काल के अंदर महिलाएं थी बेटा कृषि क्षेत्र के अंदर क्या है बेटा कार्यरत थी। दस्तकारी, बेटा दस्तकारी का मतलब क्या है बेटा जो हाथों से काम किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं दस्तकारी कहते हैं। महिलाएं सूत काटने, बर्तन बनाने, कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी का काम क्या करती थी। सामाजिक स्थिति, समाज में तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पूर्ण विवाह को वैध माना जाता। बेटा मुगल काल के अंदर क्या है बेटा जो तलाकशुदा महिला थी और जो विधवा महिला थी उनको क्या बेटा पूर्ण विवाह करने की क्या थी बेटा पूरी तरह से क्या थी मंजूरी थी। ठीक है बेटा। संपत्ति विरासत पाने का अधिकार भी था, मतलब पिता की पति की संपत्ति पे उनका पूर्ण अधिपत्य था। महत्वपूर्ण संसाधन, महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए काबिलियत रखती थी। बेटा आपको पता है बेटा संसार बिना महिला के क्या है बेटा असंभव है। ठीक है, क्योंकि बेटा जननी कहा जाता है इन्हें, इन्हीं के द्वारा क्या है बेटा समाज के अंदर जो संचालन है वो ठीक प्रकार से चल पा रहा है। पुरुष महिला समान, महिलाएं सामाजिक व आर्थिक स्थिति दोनों रूप में पुरुषों के समान थी। महिलाओं को अनेक अधिकार दिए गए थे। बेटा मुगल समाज में क्या है बेटा महिलाओं को क्या है विभिन्न प्रकार के क्या दिए गए थे अधिकार दिए गए थे। शारीरिक शोषण, मुगल कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों को सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त नहीं था। मतलब बेटा जिस प्रकार महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए मुगल काल में क्या है बेटा उस प्रकार का उनको सम्मान नहीं मिल पाया। उन्होंने केवल मनोरंजन एवं भोग विलास का साधन समझा। उन्होंने क्या है बेटा मुगल काल में क्या है सिर्फ महिलाओं को क्या है बेटा एक खिलौना समझा भोग विलास का। ठीक है बेटा। इब्न बतूता को ढीला और जिद्दी यात्री क्यों कहा जाता था? बेटा इब्न बतूता बेटा किस देश से भारतीय में आया था? बेटा मोरक्को से आया था। मोरक्को का है बेटा उज्बेकिस्तान में है। और बेटा जिस समय आया था बेटा उस समय भारत के अंदर किसका शासन था? बेटा मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। और बेटा इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम क्या था? रिहाला। क्या था बेटा? रिहाला। बेटा इसको जिद्दी और हठीला यात्री इसलिए कहा जाता था क्योंकि बेटा इसने क्या है बेटा एक देश नहीं बल्कि अत्यंत देशों की क्या की थी बेटा यात्रा की थी। और जिस यात्रा में अत्यंत खतरा था, खतरे की परवाह ना करते हुए भी उसने क्या बेटा उन देशों की क्या की थी यात्रा की थी, जिस कारण क्या बेटा इसको जिद्दी और हठीला यात्री कहते हैं। एक बार आप ऐसा से ले लीजिए कि पेपर में किस प्रकार लिखना है, बाकी मैंने आपको समझा दिया इसको जिद्दी और हठीला यात्री क्यों कहते थे। ठीक है बेटा, ऐसे से लिख दो, ऐसे लो, ऊपर कर रहा हूं मैं। ठीक है। सन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, ये बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा अब बात करते हैं चिश्ती खानका का वर्णन कीजिए। आपको पता है बेटा चिश्ती खानका क्या था? ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको समझाता हूँ चिश्ती खानका क्या था। चिश्ती खानका का वर्णन कीजिए। खान खा सूफी संतों के रहने वाले स्थान को, जहां पे सूफी संत रहते थे उसे क्या कहते? खान का कहते थे। क्या कहते थे? खान का। किसे कहते थे बेटा? जहां पे सूफी संत रहते थे। पीर और शेख, पीर और शेख खानका में रहने वाले संतों को कहा जाता है। पीर और शेख किसको कहा था? खानका में रहने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा जाता? पीर और शेख कहा जाता। अनुयायी, सूफी संतों के अनुयायी मुरीद कराते थे। शेख अपने मुरीदों को भर्ती करते थे। बेटा जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो, बाई चांस आपको मेरी वीडियो अच्छी लग जाती है तो आप मेरी क्या हो जाओगे? मुरीद हो जाओगे।
ठीक है बेटा। तो मुरीद कौन होते बेटा? जो क्या थे बेटा, पीर की बात को मानते थे, पीर के जो अनुयायी थे उसे क्या है बेटा, मुरीद कहा जाता था। चिश्ती खानकाह में जीवन, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 14वीं शताब्दी में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे ग्यासुर में था बेटा। जो निजामुद्दीन औलिया का था बेटा, कहां पे था? दिल्ली में अपने इन्होंने खानकाह बना रखी थी। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। खानकाह में रहन सहन, खानकाह में कोई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था बेटा। खानकाह में क्या छोटे छोटे कमरे होते थे और इसके बीच में क्या था, एक बड़ा हॉल होता था। और जमात खाना में अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। जो भी बेटा आके विजिटर आके वहां पे क्या करते, स्टे करते। कहां पे करते थे बेटा? जमात खाना में। चिश्ती खानकाह में शेखों के अनुयायी, खानकाह में शेख का परिवार, उनके सेवक तथा उनके अनुयायी रहते थे। शेख एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे और जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिलते थे। ठीक है बेटा, इसके ऐसे लेनी तो ऐसे ले लो। चलिए बेटा, आंगन गलियारे, खानकाह में एक आंगन और गलियारे से घिरा होता था। खानकाह के चारों तरफ दीवार का घेरा था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमर नायक की विशेषता था बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की संभावना है बेटा। क्या है बेटा? अमर नायक। नायक और अमर नायक किसे कहते हैं, इनके बीच में क्या संबंध था और क्या इनकी विशेषता थी। चलिए बेटा एक एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमर नायक के बारे में। किस बारे में बात करते हैं? अमर नायक। अमर नायक की विशेषता बताइए। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें सम्राट द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमर नायक कौन थे बेटा? सैन्य कमांडर। और राय, राय बेटा विजयनगर में राय का मतलब क्या था बेटा? राजा था। राजा के द्वारा क्या था बेटा? क्षेत्र का नियंत्रण करने के लिए इनको दिए जाते थे। भू राजस्व कर, अमर नायक किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे बेटा। जो अमर नायक थे बेटा वो क्या थे? कर वसूल करता थे बेटा। राजा के लिए कर इकट्ठे करने का काम कौन करते थे बेटा? अमर नायक करते थे। राजस्व का प्रयोग, वह राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत तथा कुछ घोड़ों और हाथियों की देखभाल के लिए अपने पास रख लेते थे। मंदिरों